संसद में सार्थक चर्चा और बहस का मतलब यही होता है कि सरकार कोई नया बिल लाने वाली है, और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि यह बिल एक देश और एक चुनाव पर हो सकता है। यानी देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, और इस विशेष सत्र में एक नया बिल सरकार इस बारे में ला सकती है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। यानी पूरे देश में एक दिन एक साथ चुनाव कराया जाएगा, और इसीलिए शायद यह विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया है, ताकि इस पर तमाम विरोधी दलों के साथ चर्चा हो सके, बहस हो सके। हालांकि एक बात अभी से मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, और मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं ये सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है, अनऑफिशियली जो जानकारी मिल रही है, आधिकारिक सूत्रों से अनौपचारिक रूप से जो जानकारी मिल रही है, ये उस आधार पर यह विश्लेषण मैं कर रहा हूं। और इसीलिए अभी इस विशेष सत्र को लेकर 3 तरह की खबरें चल रही है। पहली और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि हो सकता है कि इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आने वाली है। यह पहली बात है। दूसरा, यह भी खबर है कि सरकार ने यह सत्र महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए बुलाया है। और तीसरी खबर यह है कि सरकार इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कानून ला सकती है, लाना चाहती है। ये तीनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये असल में एक देश एक कानून पर नया, एक देश एक चुनाव पर नया कानून बनाने के लिए बुलाया गया है, और इसके पीछे कुछ वजह भी है। पहली वजह तो यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण बिल, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने के लिए सरकार बिना सत्र बुलाए ही अध्यादेश ला सकती है। लेकिन जो एक देश और एक चुनाव का मुद्दा है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, और यह संशोधन संसद में चर्चा और बहस के बिना अध्यादेश के रूप में लागू नहीं हो सकते, क्योंकि इस कानून से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी। और इसीलिए अगर इस पर कोई कानून बनाना है तो सरकार को संसद का सत्र बुलाना ही होगा, और तमाम पार्टियों के साथ इस पर चर्चा करनी ही होगी। अगले 1 से 1.5 वर्षों में जिन 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जहां इसी साल नवंबर और दिसंबर में चुनाव होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसके बाद यानी कुछ और महीनों के बाद अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और फिर जनवरी 2025 में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सरकार अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बनाती है तो इसे 2 चरणों में बांटा जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही हो सकते हैं, और बाकियों के बाद में। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य की सरकार अपना कार्यकाल समय से पहले समाप्त करके नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे नेता फंस जाएंगे, जबकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अभी थोड़े दिन के लिए बच जाएंगे, और ये नेता अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनावों में लगा पाएंगे। तो कौन कौन, अगर ये कानून बन गया तो कौन कौन फंस जाएगा और कौन कौन बच जाएंगे, हमने 2 भागों में बांट दिया है। यानी वो नेता, वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता जिनके चुनाव इसी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, वो तो समझिए फंस गए। वो फंस इसलिए गए क्योंकि अब उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि वो लोकसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर ध्यान दें या अपने विधानसभा चुनावों को बचाएं, किस पर ध्यान दें, यह कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन में ये लोग ठीक रणनीति नहीं बना पाएंगे। और अगर आप इन सब लोगों की राजनीति समझें, इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसमें ज्यादातर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी ऐसी पार्टियां जो 1 या 2 राज्यों में ही सक्रिय हैं, चाहे उनका जो स्वभाव है वो क्षेत्रीय दल वाला है। अब क्षेत्रीय दल, अगर उसे यह पता चले
कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, तो वो नेता क्या करेगा? उनका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो विधानसभा पर आधारित है, अपने राज्य पर आधारित है। तो जाहिर है ये सारे क्षेत्रीय दलों के नेता अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव पर लगाएंगे, लोकसभा पर नहीं, क्योंकि लोकसभा में अगर इन्होंने 5, 10, 15, 20 सीटें जीत भी ली तो इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये पहले से ही बट जाएंगे। और हमने जो दूसरा लॉट अभी आपको दिखाया, वो राज्य जहां अभी चुनाव नहीं होने हैं, ये नेता अभी थोड़े दिन के लिए बच जाएंगे और ये नेता अभी लोकसभा के चुनाव पर अपनी पूरी ताकत लगा पाएंगे। उन नेताओं में कौन है? अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अभी यूपी में अभी चुनाव नहीं होंगे विधानसभा के। ममता बनर्जी है, बंगाल में भी चुनाव नहीं है। नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं। ये सारे लोग जो हैं ये ऐसे हैं जो अभी विधानसभा चुनाव से बच गए हैं और ये अपनी पूरी ताकत फिलहाल लोकसभा चुनाव पर लगा पाएंगे। अब बड़ी बात देखिए ये है, ये सारे चेहरे वो हैं जो इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, विपक्षी गठबंधन के चेहरे हैं। अब ये सारे लोग मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आ गया तो विधानसभा में तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। विधानसभा में ये सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, तो फिर विधानसभा में इन्हें अलग रणनीति बनानी पड़ेगी और लोकसभा के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि आज के हालात में आसान नहीं है। यानी ये जो गठबंधन है ये बनने से पहले ही टूट जाएगा। मोदी सरकार अगर ये कानून ले आई तो देश में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होंगे, बल्कि पहले हमारे देश में यही व्यवस्था लागू थी। तो ऐसा मत समझिए कि ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में या ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। आपको बता दें, ऐसा हमारे देश में पहले हो चुका है और शुरू में जब हम आजाद हुए तो यही व्यवस्था हमारे देश में थी। फिर यह व्यवस्था टूट गई और फिर विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अलग होने लगे और लोकसभा चुनाव अलग होने लगे। इसलिए मोदी सरकार जो कर रही है ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले यही व्यवस्था हुआ करती थी। अब मोदी सरकार उसी व्यवस्था को वापस लाना चाहती है। अब थोड़ा आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर चलते हैं, यानी फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे, आजाद भारत के पहले चुनाव, तो इन चुनावों में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग हुई थी और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की यह पूरी प्रक्रिया वर्ष 1967 तक 1967 तक ऐसे ही बरकरार रही। यानी 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे, तमाम विधानसभाओं के और लोकसभा के। फिर वर्ष 1967 के बाद जब अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होनी शुरू हो गई, तब यह व्यवस्था बदल गई और वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए, क्योंकि ये समय वो था जब राज्य सरकारें भंग होनी शुरू हो गई थी, सरकारें गिरना शुरू हो गई थी। यानी जो राजनीति के जो अलग अलग हथकंडे थे वो हमारे नेताओं ने तब तक सीख लिए थे और तभी से ये एक नई परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अब एक साथ नहीं होते। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और पूरा देश चुनावों की राजनीति में हमेशा हर साल हर 6 महीने के बाद व्यस्त रहता है। यानी हमारे देश में चुनाव चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। और आप ये समझ लीजिए कि असल में हमारा जो देश है, हमारा जो लोकतंत्र है, ये चुनावों की एक मशीन बन गया है और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये भी चुनाव लड़ने की एक मशीन बन गई है। जो राजनीतिक पार्टियां और जो नेता राजनीति में ये कहते हैं कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, वो सेवा तो करने का मौका ही नहीं मिलता। सेवा तो शायद वो 1-2 साल ही कर पाते हैं, उसके बाद उनका पूरा समय अगले चुनाव की तैयारी में बीतता है और जो सेवा भी होती है वो चुनावों को ध्यान में रखकर ही होती है। इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये चुनाव लड़ने की मशीन ना बनने की बजाय सेवा करने की मशीन बन जाए। ये तब होगा जब उन्हें एक आश्वस्त रूप से 5 साल काम करने का पूरा मौका मिलेगा। तो जो भारत की राजनीति है वो सिर्फ चुनावों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो ये राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, इसमें स्थायित्व आएगा और सबको एक अश्योर्ड टर्म मिलेगा 5 साल काम करने का, 5 साल सेवा करने का। इस कानून से फायदे क्या होंगे पहले आप ये देखिए, फिर और इसके जो कंफ्यूजन है, इसके जो माइनस पॉइंट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये कानून क्यों फायदा दे सकता है पहले ये देखिए। पहला फायदा, इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां
चुनावी मशीन बन चुकी हैं, वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन जाएंगी। अभी देश में औसतन हर 5 साल से हर साल 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं हर साल, जिससे हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने वाली मशीन बन गई हैं, जबकि इन्हें देश की सेवा करने वाली मशीन होना चाहिए था। इसलिए जब चुनाव एक बार में ही हो जाएंगे तो सरकारें चुनावों पर कम और लोगों की सेवा करने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। दूसरा, इससे लोगों का समय बचेगा, इससे देश के संसाधनों और खजाने की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, एक ही बार में सारे चुनाव हो जाएंगे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और यह सिर्फ केंद्र सरकार का खर्चा था। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसका खर्च अलग होता है। हमारे देश में एक राज्य का चुनाव कराने में औसतन 250 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यानी लोकसभा में अलग अलग अगर हम देखें तो अलग से लगभग 4,000 करोड़ रुपए और एक राज्य के ही विधानसभा चुनाव में 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन एक साथ चुनाव से ये जो खर्चा है ये बहुत कम हो जाएगा। चुनाव प्रचार का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। तीसरा, एक साथ चुनाव कराने से देश की राजनीति में स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। चौथा, इससे जनता के बीच वोट देते समय उनके दिमाग में और ज्यादा स्पष्टता आएगी। अभी यह कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। जो जनता है हमारी, वो विधानसभा का चुनाव अलग माइंडसेट के साथ देती है, अलग विचारधारा के साथ देती है, और लोकसभा के चुनाव में उसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में कोई एक पार्टी जीत जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी जीतती है उसी राज्य में। तो क्योंकि इन दोनों चुनावों की जो राजनीति होती है, इन दोनों चुनावों के जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये कानून आ जाएगा तो जो राज्य के जो मुद्दे हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि जो रीजनल फैक्टर्स होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनके बीच का ये फर्क समाप्त हो जाएगा। इससे किनको फायदा होगा? इससे क्षेत्रीय दलों को बहुत नुकसान होगा और जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हें फायदा होगा। बीजेपी जैसी जो नेशनल पार्टियां हैं उन्हें इससे फायदा होगा, कांग्रेस जैसे जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हें इससे फायदा होगा। ये ऐसी तमाम पार्टियां जो एक से ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं उन्हें इस कानून का फायदा होगा। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, उन्हें इसका बड़ा नुकसान होगा। अब जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, वो एक राज्य की पार्टी है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी की जो पार्टी है एक राज्य की पार्टी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो विरोधी दल हैं उन्हें अगर आप देखेंगे, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, सारे एक राज्य की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी, ये ज्यादातर पार्टियां वो हैं जिनका पूरा फोकस एक राज्य तक है। इन सबको नुकसान होगा। और पांचवी बात यह कि इससे गवर्नेंस की व्यवस्था में सुधार आएगा, प्रशासन में फायदा होगा। हालांकि देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। अब चुनौतियां देख लीजिए। पहली चुनौती यह है कि चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सके। इसलिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। इजराइल में सबसे ज्यादा 71% लोगों की राय भारत के बारे में अच्छी है। ब्रिटेन में 66% लोग भारत को पसंद करने लगे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली में 50% से ज्यादा आम जनता भारत के बारे में पॉजिटिव राय रखती है। यानी पूरे विश्व में भारत की जो छवि है वो अब बेहतर हो रही है और उसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। यह तो दुनिया की बात है। हमारे देश में क्या हो रहा है इस पर भी प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट कुछ कहती है। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि 68% भारतीय, 68% भारतीय ये मानते हैं कि दुनिया में भारत की छवि अच्छी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय है। मात्र 13% लोग मानते हैं कि भारत की छवि दुनिया में खराब हुई है। इसके अलावा हमारे देश के 79% लोग, 79% लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं। यानी देश के हर 10 में से 8 लोग आज मोदी के साथ हैं।